सोचिए, आप दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के मालिक हैं। आपकी पहचान एक खास स्वाद से है और फिर एक दिन आप उसी चीज को बदल देते हैं। 1985 में कोका कोला ने ठीक यही किया और वो लगभग तबाह हो गए थे। आज हम उन गलतियों की पड़ताल करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी डुबा सकती हैं। इसके लिए हमारे पास डोनाल्ड आर क्यो की किताब द 10 कमांडमेंट्स फॉर बिजनेस फेलियर के नोट्स हैं। और क्यों कोई थियोरिस्ट नहीं थे, वो कोका कोला के प्रेसिडेंट थे। 40 साल से ज्यादा का अनुभव था उनके पास। बिल्कुल। और इस किताब की सबसे खास बात इसका नजरिया है। ये सफलता के बारे में नहीं है, ये असफलता के डीएनए को समझने की कोशिश करती है। कियो का मानना था कि ज्यादातर कंपनियां अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दब जाती हैं। जब लगता है ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तभी सबसे बड़ा खतरा होता है। तो चलिए आज बिजनेस की दुनिया के उन गलतियों को समझते हैं जिनसे बचकर ही शायद कामयाबी का रास्ता निकलता है। हम इस किताब के पहले 5 अचूक नुस्खों पर बात करेंगे। कोका कोला की कहानी से ही शुरू करते हैं। 1985 न्यू कोक लॉन्च हुआ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिसर्च नहीं की थी, ब्लाइंड टेस्ट में लोगों को नया स्वाद ज्यादा पसंद आया था। फिर भी ये इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग आपदाओं में से एक बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने ग्राहकों को सुनना भूल गए थे। उन्होंने आंकड़े देखे, लेकिन भावनाएं नहीं समझी। और यहीं से असफलता का तीसरा नियम शुरू होता है। खुद को अपने ग्राहकों से अलग थलग कर लो। कोका कोला के मैनेजमेंट को लगा कि वो एक ड्रिंक बेच रहे हैं, लेकिन असल में वो एक एहसास बेच रहे थे, एक याद, अमेरिकी संस्कृति का एक हिस्सा। जब आप बस स्प्रेडशीट देखते हैं, तो आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो आपकी कंपनी को जिंदा रखे हुए है। और ये गलती सिर्फ कोका कोला की नहीं थी। ब्लॉकबस्टर का किस्सा भी तो कुछ ऐसा ही है। लोग उनकी लेट फीस से परेशान थे। ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने इसे नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि लेट फीस से उन्हें बहुत पैसा मिलता था। बिल्कुल। उन्होंने ग्राहकों की परेशानी में अपना फायदा देखा। और तभी नेटफ्लिक्स आया। उसने ग्राहकों की सबसे बड़ी सिरदर्दी को ही अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। कोई लेट फीस नहीं। हाँ, ब्लॉकबस्टर को लगा कि वो डीवीडी रेंट करने के बिजनेस में है, जबकि ग्राहक असल में घर बैठे मनोरंजन चाहते थे। किसी भी बिजनेस के लिए ग्राहक ही उसका ट्रू नॉर्थ होता है, सही दिशा दिखाने वाला। जब आप उससे नजर हटाते हैं तो आप भटक जाते हैं। तो मतलब ये कंपनियां एक तरह से अपनी ही सफलता के नशे में थीं। उन्हें लगा कि वो जो कर रही हैं वही सही है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, नशा। क्योंकि इसे सफलता का जाल कहते हैं। जब आप बहुत कामयाब होते हैं तो आपको लगने लगता है कि आपका हर फैसला सही है। और इसी सोच से असफलता का पहला नियम जन्म लेता है। जोखिम लेना बंद कर दो। आपको लगता है कि कुछ भी नया करने से आपका बना बनाया सफल सिस्टम बिगड़ सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या जोखिम न लेना हमेशा ही गलत होता है? कई कंपनियां तो इसी वजह से दशकों तक टिकी रहती हैं कि वो बिना सोचे समझे किसी नई चीज में नहीं कूदती। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जोखिम का मतलब जुआ खेलना नहीं है। यहाँ मतलब है बदलते वक्त के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और जो कंपनी ये नहीं करती, वो असल में सबसे बड़ा जोखिम ले रही होती है। मार्केट से बाहर हो जाने का जोखिम। बिल्कुल। और इसका सबसे दुखद उदाहरण कोडक है। हाँ, कोडक की कहानी। उन्होंने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इसके पीछे की वजह और भी गहरी है। बात सिर्फ मुनाफे के डर की नहीं थी। कोडक की पूरी पहचान, उसकी संस्कृति, वो फिल्म से जुड़ी थी। वो खुद को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर देख ही नहीं पाए। अच्छा। उन्हें लगा कि अगर हम डिजिटल कैमरा बेचेंगे तो हमारी फिल्म कौन खरीदेगा। वो अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बचाने में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने भविष्य की तरफ देखा ही नहीं। और जब आप जोखिम लेने से डरते हैं तो जाहिर है आप किसी भी तरह के बदलाव का भी विरोध करेंगे। बिल्कुल। और ये हमें दूसरे नियम पर ले आता है, लचीले मत बनो, बदलाव का विरोध करो। कोडक और ब्लॉकबस्टर दोनों इसी जाल में फंसे। वो अपने पुराने बिजनेस मॉडल से ऐसे चिपके रहे जैसे वही दुनिया की आखिरी सच्चाई हो। वो बाजार के बदलते संकेतों को नहीं सुन रहे थे। वो सिर्फ अपनी कामयाबी की गूंज सुन रहे थे। हाँ, लेकिन हर कंपनी ऐसी नहीं होती। जैसे IBM। बिल्कुल। आईबीएम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, आईबीएम ने कितनी बार खुद को पूरी तरह बदला है। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग, और आज वो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई की दुनिया की एक बड़ी खिलाड़ी है। आईबीएम ने यह समझा कि जिंदा रहने के लिए बदलना जरूरी है। अगर वो भी अपने मेन फ्रेम बिजनेस से चिपके रहते तो आज उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। तो एक तरफ कोडैक है जो अपनी पहचान नहीं बदल पाया,
और दूसरी तरफ IBM है जिसने कई बार अपनी पहचान बदली। इन सब नियमों के पीछे क्या कोई एक बड़ी वजह है, कोई एक डर? हाँ, और वो है असफलता का 5वां नियम, भविष्य से डरो। ये डर सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी से नहीं होता, ये डर आने वाले कल की अनिश्चितता से होता है। कोडाक सिर्फ डिजिटल कैमरा से नहीं डरा, वो उस भविष्य से डरा जहां शायद उसकी फिल्म की कोई जरूरत ही नहीं होगी। इस डर ने कंपनी की हिम्मत ही तोड़ दी। हाँ, वो भविष्य की तैयारी करने के बजाय अपने अतीत को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे और हार गए। तो ये डर कंपनियों को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन जब आप इतने डरे हुए होते हैं और ग्राहकों से भी कट चुके होते हैं, तब आप उनका ध्यान खींचने के लिए क्या करते हैं? शायद शॉर्टकट अपनाते हैं? एकदम सही। और यहीं से चौथा नियम आता है, असलियत के बजाय टोटको और नौटंकी पर भरोसा करो। जब आपको पता नहीं होता कि ग्राहक को असल में क्या चाहिए, तो आप दिखावा करते हैं। आकर्षक विज्ञापन, बड़े बड़े लॉन्च इवेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका बहुत प्रचार किया जाए लेकिन जो असल में किसी काम की ना हो। गूगल ग्लास इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है क्या? जब वो आया था तो उसे भविष्य की तकनीक बताकर बहुत हाइप बनाई गई थी। बिल्कुल सही उदाहरण है। गूगल ग्लास एक कमाल का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट था, पर वो एक ऐसे सवाल का जवाब था जो किसी ने पूछा ही नहीं था। आम इंसान के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कीमत बहुत ज्यादा थी और प्राइवेसी को लेकर भी चिंताएं थी। वो एक गिमिक बनकर रह गया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो असलियत से ज्यादा नौटंकी पर आधारित था। गिमिक से थोड़े समय के लिए चर्चा तो होती है, लेकिन भरोसा नहीं बनता। तो फिर इसका उल्टा क्या है? वो कौन सी कंपनियां हैं जो गिमिक्स पर नहीं बल्कि असलियत पर चलती हैं? इसका एक शानदार उदाहरण है पैटागोनिया, जो आउटडोर कपड़े और सामान बनाती है। हाँ, उन्होंने कभी भी बड़े बड़े गिमिक्स पर ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस हमेशा से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने और नैतिक तरीके से बिजनेस करने पर रहा है। उन्होंने एक बार अपनी सबसे मशहूर जैकेट का विज्ञापन छापा था, जिस पर लिखा था, डोंट बाय दिस जैकेट। क्या इस जैकेट को मत खरीदो? ये तो बहुत अजीब है। कोई कंपनी अपने ही प्रोडक्ट को ना खरीदने के लिए क्यों कहेगी? उनका संदेश था कि तभी खरीदो जब तुम्हें इसकी सच में जरूरत हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट को बनाने में पर्यावरण पर असर पड़ता है। ये एक एंटी मार्केटिंग गिमिक लग सकता है, लेकिन ये उनकी असलियत थी। और इस ईमानदारी ने उन्हें एक ऐसा वफादार ग्राहक वर्ग दिया जो किसी विज्ञापन से नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, ग्राहक उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि पैटागोनिया जो कहती है वो करती है। वो असलियत बेचते हैं, नौटंकी नहीं। तो अगर हम इन 5 नियमों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। कामयाबी से एक गुरूर आता है जिससे आप ग्राहकों से दूर हो जाते हैं, फिर आप भविष्य से डरने लगते हैं, जोखिम लेना बंद कर देते हैं और बदलाव से नफरत करने लगते हैं, और आखिर में आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए दिखावा करने लगते हैं। यह एक के बाद एक होने वाली गलतियों की चेन है। बिल्कुल। और किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि असफलता अंत नहीं है, यह सीखने का एक सुनहरा अवसर है। क्यों कहते हैं कि सफल लोग और कंपनियां गलतियों को स्वीकार करती हैं और उनसे सीखती हैं? इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है, जहां मुश्किलों को सीखने के मौके के तौर पर देखा जाता है। तो असफलता से सीखने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई तरीका है? हाँ, क्यों कुछ रणनीतियों की बात करते हैं। सबसे पहली है फेलियर एनालिसिस। जब भी कोई प्रोजेक्ट असफल हो तो उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। मीटिंग करके ये पता लगाना कि गलती कहाँ हुई। क्या हमारी सोच में कमी थी, क्या हमने बाजार को गलत समझा, या हम उसे ठीक से लागू नहीं कर पाए। और इसका मकसद किसी एक इंसान पर दोष मढ़ना नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। मकसद भविष्य के लिए सबक सीखना है। गलतियों को कालीन के नीचे छिपाने के बजाय उन्हें बाहर निकालकर उनसे सीखना। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। अपनी पहली नौकरी में हमारी टीम ने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया था। हम सब उससे प्यार करते थे, लेकिन हमने कभी ग्राहकों से जाकर नहीं पूछा कि क्या उन्हें भी वो पसंद है। 6 महीने बाद प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये खुद को ग्राहकों से अलग थलग करने का एक जीता जागता उदाहरण था। हाँ, जो मैंने बहुत पहले सीखा। और शायद दूसरा कदम है कि कंपनी के अंदर ऐसा माहौल हो जहां लोग गलतियों के बारे में बात करने से डरे नहीं। ये सबसे जरूरी है, खुली बातचीत का माहौल। एक ऐसा कल्चर तैयार करना जहां टीम के सदस्य बिना किसी डर के समस्याओं के बारे में बात कर सकें। अगर लोग गलतियों को इसलिए छिपाने लगेंगे क्योंकि उन्हें सजा का डर है, तो संगठन कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। और शायद तीसरी और आखिरी चीज है मुश्किलों से उभरकर दोबारा खड़े होने की क्षमता विकसित करना। बिल्कुल, इसे संगठनात्मक लचीलापन कहते हैं। ये क्षमता रातों रात नहीं बनती। ये तब बनती है जब कोई संगठन लगातार छोटी छोटी असफलताओं से सीखता है, प्रयोग करता है और खुद को बेहतर बनाता है।
जो कंपनियां बदलाव को अपनाती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरती, वे ज्यादा लचीली होती हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार ये है कि कामयाबी का कोई सीधा फॉर्मूला शायद ना हो, लेकिन नाकामी के कुछ पक्के और जाने पहचाने रास्ते जरूर हैं। सफलता की राह अक्सर असफलता की इन गलियों से बचकर निकलने से ही बनती है। ये एक उल्टा लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। इस किताब का एक अनकहा सबक ये भी है कि ये नियम सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि हम सबके व्यक्तिगत करियर पर भी लागू होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने करियर में अनजाने में इनमें से कोई नियम तो नहीं अपना रहे हैं? कहीं हम भी तो कोई नया जोखिम लेने, कोई नई स्किल सीखने या किसी बदलाव को अपनाने से डर तो नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने काम में इतने सहज हो गए हैं कि हम आगे बढ़ने के मौके गंवा रहे हैं?